दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन की। जी हाँ, न्यूज़पेपर की हेडलाइन है दोस्तों, यूएस न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया। अब अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में। अब दोस्तों ये इतना बड़ा इशू क्यों है और ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू इसे क्यों माना जाता है कि भाई भारत में अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है। तो इसमें बड़ी बात क्या है दोस्तों, भारत में रशिया भी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाता है और हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें रशियन टेक्नोलॉजी भी यूज होती है। तो उसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी का यूज होगा। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, इसमें इतना ब्रेक थ्रू वाली क्या बात है। अब ये पॉइंट समझने के लिए दोस्तों हमें थोड़ी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, हमारे थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा। तो दोस्तों दुनिया में जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पे एक्सप्लोजन हो रहे थे, सबसे पहली सुपर पावर तो यूएसए थी, उसके बाद सोवियत यूनियन भी हो गया और सबसे लास्ट में न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड किया था चाइना ने 1964 में। उसके बाद दोस्तों इन पांचों देशों ने साथ में मिलकर एक ट्रीटी बनाई। उस ट्रीटी का नाम इन्होंने रखा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसे एनपीटी कहा जाता है। और एनपीटी को दुनिया के बाकी देशों को साइन करने के लिए बोला गया। अब भारत को भी एनपीटी साइन करने के लिए बोला गया था 1967-68 में। पर दोस्तों भारत ने इस ट्रीटी पर साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर भारत इस ट्रीटी को साइन कर लेता तो भारत कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता था और चाइना के पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब था। तो दोस्तों अगर भारत ने एनपीटी साइन कर ली होती तो चाइना आज हमें न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा होता। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत का ये डिसीजन सही था या नहीं? अगर आज हम लोग 2025 में इस डिसीजन के बारे में सोचते हैं कि जब 1968 में भारत को एनपीटी साइन करने के लिए बोला तब भारत ने मना कर दिया, तो दोस्तों ये डिसीजन के बारे में अपना ओपिनियन बताइएगा। तो भारत ने 1968 में इस एनपीटी ट्रीटी को साइन नहीं किया और भारत चुपके से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा था। और दोस्तों फिर आया 1974। 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और भारत ने पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया और भारत दुनिया की सिक्स्थ कंट्री बन गई जिसके पास था न्यूक्लियर बॉम्ब। अब दोस्तों भारत सिक्स्थ न्यूक्लियर पावर, तो अमेरिका ने कुछ नहीं किया होगा। तो दोस्तों यूएसए ने हम पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन प्लेस कर दिए। जी हाँ दोस्तों, भारत पर इतने न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस थे कि हमारे साथ कोई भी देश न्यूक्लियर सेक्टर में कोऑपरेट ही नहीं कर रहा था, फिर वो पीसफुल पर्पस क्यों ना हो। मतलब अगर हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप करके इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करनी रही तो उसके लिए भी कोई भी देश हमारे साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहा था, कोई भी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए रेडी नहीं था। और भारत में आके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बिल्डअप करना या भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करना ये तो बहुत दूर की ही बात थी। अब इस पूरे सिनेरियो में दोस्तों अगर हमारी मदद के लिए कोई सामने आया वो था रशिया। तो दोस्तों रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड देश क्यों मानते हैं? सारे भारतीयों को पता है कि रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है। इसके पीछे का रीजन है दोस्तों, रशिया ने हमेशा हमारी मदद की है, वो भी बहुत मुश्किल समय में। तो दोस्तों आज भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट आप देखते हो वो उसमें कहीं ना कहीं रशिया का कंट्रीब्यूशन है। और रशिया ही ऐसा पहला देश है और इकलौता देश है जिसने भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाया है। और वो पावर प्लांट बनाया है दोस्तों कुडानकुलम तमिलनाडु में। तो भारत में एकमात्र किसी दूसरे देश द्वारा बनाया गया न्यूक्लियर पावर प्लांट वो है दोस्तों कुडानकुलम, और इसे बनाया है रशियंस ने। और ये प्लांट सिचुएटेड है दोस्तों तमिलनाडु में। यहाँ पर 6 रिएक्टर्स है जिसमें एक रिएक्टर की कैपेसिटी है 1000 मेगावाट। तो ये रिएक्टर जो है दोस्तों, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये टोटल में 6000 मेगावाट इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और ये भारत का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें किसी फॉरेन कंट्री ने कोलैबोरेशन किया हो। अब दोस्तों फिर कोई देश हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं करता था, कोलैबोरेट नहीं करता था। तो ये सिनेरियो कब चेंज हुआ? ये सिनेरियो चेंज हुआ दोस्तों 2005 में, जब 2005 में इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पे साइन हुई और इस एग्रीमेंट को दोनों देशों की पार्लियामेंट ने अप्रूव भी कर दिया। अब इससे रास्ता खुल गया था जिसके बेसिस पर दोस्तों अमेरिकन कंपनीज भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाती, फ्रेंच कंपनीज बनाती, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज, जापानीज कंपनीज, ऐसे बहुत सारे देशों के साथ भारत ने इस एग्रीमेंट के बाद अलग अलग एग्रीमेंट साइन किए। पर दोस्तों ये कोई भी एग्रीमेंट आज तक मटेरियलाइज नहीं हो पाया। मटेरियलाइज नहीं हो पाया मतलब ये कि 2005 से आज 2025 है, पर इन 20 सालों में दोस्तों भारत में एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बना है जिसमें अमेरिकन कंपनियां या अमेरिकन टेक्नोलॉजी हो, या रशिया के अलावा कोई भी देश आज तक भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर बना के उसे ऑपरेशनल नहीं बना पाया। सारी डील्स जो है वो ऑन द पेपर ही है।
पर 20 सालों के बाद एक ब्रेक थ्रू ये आया है कि अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है, उसने दोस्तों एक अमेरिकन कंपनी होल्टेक इंटरनेशनल को परमिशन दे दी है कि अब वो भारत में जाकर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को डिजाइन और डेवलप कर सकती है। और ये परमिशन कब आई है? ये परमिशन उस टाइम पर आई है जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अमेरिका में ही हो। और उसी केसेस में इस कंपनी को परमिशन मिली है कि ये भारत में जाकर न्यूक्लियर रिएक्टर को डिजाइन भी करेगी, डेवलप भी करेगी। तो दोस्तों होपफुली 20 सालों के बाद भारत और यूएसए का न्यूक्लियर कोलैबोरेशन जो है वो सक्सेस हो रहा है और हमारा जो इंटरनेशनल बायकॉट था न्यूक्लियर सेक्टर से वो भी खत्म हो जाएगा प्रैक्टिकली, रियलिटी में। तो दोस्तों होल्टेक न्यूक्लियर पावर डिवीजन जो है ये भारत में अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएगी और उसकी जो टेक्नोलॉजी है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की जो टेक्नोलॉजी है, उसे वो भारत के 3 कंपनियों के साथ शेयर करेगी, जिसमें दोस्तों कंपनी है एल&टी, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज और उसके बाद होल्टेक इंडिया की जो होल्टेक एशिया करके जो उसके इंडियन सब्साइडरी है उसके साथ। अब इसी से दोस्तों भारत में अमेरिकन कंपनियों द्वारा ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर पावर प्लांट उनकी रिएक्टर्स की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग भी पॉसिबल हो पाई जी, और उसके साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी पॉसिबल हो पाएगा। तो इतनी सारी चीजें दोस्तों इस एक सिंगल परमिशन के वजह से हुई है, इसीलिए इसे कहा जाता है ब्रेक थ्रू। तो दोस्तों आप ही बताओ, क्या ये सच में रियल ब्रेक थ्रू है? क्या ये भारत की न्यूक्लियर पोजीशन इंटरनेशनल न्यूक्लियर मार्केट में इस्टेब्लिश करेगा? तो दोस्तों क्या ये ब्रेक थ्रू है या नहीं, अब रियलिटी में बनना चाहिए। अब दोस्तों भारत भी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी के प्लान शेयर करता है। हमारा भी एम्बिशन जो है न्यूक्लियर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बढ़ रहा है। हमें भी न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो दोस्तों भारत का जो बजट आया था 2025-26 का, इसमें दोस्तों भारत सरकार ने गोल रखा है 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी, 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी, वो भी 2047 तक। तो दोस्तों आज तो 2025 है, 2025 में दोस्तों भारत सिर्फ 8 गीगावाट इतनी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, पर भारत का टारगेट है कि आने वाले सिर्फ 22 सालों में 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। उसके लिए दोस्तों भारत में हमें कितने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप करने पड़ेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हो। और इन न्यूक्लियर रिएक्टर के ये जो मार्केट है, इसमें दोस्तों रशिया के साथ अमेरिका, फ्रांस, जापान, ये कंपनीज भी कोऑपरेट कर रही है। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज है। अब दोस्तों भारत का जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, उसमें दोस्तों भारत ने लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर का जो प्रोजेक्ट था उस पर फोकस कम कर दिया है। भारत अब लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बनाना चाहता, भारत को अब दोस्तों बनाने हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। और ये चेंज जो है वो सिर्फ भारत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ है, तो दोस्तों दुनिया में भी अमेरिका, रशिया, चाइना, इन देशों में भी दोस्तों अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो होते हैं, इन्हें ऐसा डिजाइन किया जाता है कि ये 30 मेगावाट से 300 मेगावाट इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को सेटअप करने में दोस्तों जगह भी कम लगती है, खर्चा भी कम आता है, और ये एक मेजर सिटी को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो दुनिया अब लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर से फोकस हटाकर इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे फोकस कर रही है। और भारत भी दोस्तों इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना चाहता है। इसीलिए इस साल हमारे बजट में दोस्तों 20,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। 20,000 करोड़ भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए एलोकेट किए हैं, जिनमें फोकस किया जाएगा इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर। अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारत फ्रांस के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत और फ्रांस ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है जहां पर ये दोनों देश साथ में मिलकर कोलैबोरेट करेंगे, काम करेंगे, वो भी इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को डेवलप करने के लिए और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप करने के लिए। अब दोस्तों आप ही बताओ, क्या भारत ने इंडिपेंडेंटली अकेले ये जो टेक्नोलॉजी है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की, इस पर डेवलपमेंट करनी चाहिए, या हमने फ्रांस जैसे दोस्त देशों के साथ मिलकर भी कोलैबोरेट करना चाहिए? इस बारे में दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना। फिर क्या हमने अमेरिका के साथ भी कोलैबोरेट करना चाहिए इसके डेवलपमेंट के लिए, या अमेरिका से सिर्फ डायरेक्टली टेक्नोलॉजी खरीद लेनी चाहिए? इस पर भी अपना ओपिनियन बताइएगा। अब दोस्तों भारत और फ्रांस तो कोलैबोरेट कर ही रहे हैं, उसके अलावा हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, इन्होंने ये बताया कि भारत भी खुद इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को डेवलप करना चाहता है इंडिपेंडेंटली।
मतलब फ्रांस के साथ तो हम डेवलप करेंगे ही, अमेरिका से भी टेक्नोलॉजी खरीद के उसके प्लांट भारत में सेटअप करेंगे, और भारत भी खुद इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहता है इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को। और उसके लिए दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट और कंपनी, ये दोनों साथ में और मिलकर दोस्तों 200 मेगावाट कैपेसिटी के भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर BSMR 200, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जिसकी कैपेसिटी होगी 200 मेगावाट, इसे डेवलप कर रहे हैं। और इसकी डिजाइन दोस्तों ऐसे होगी कि इसे बहुत कम टाइम में इस्टेब्लिश किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। इसे डेवलप किया जा सकता है दोस्तों 60 to 72 मंथ्स, यानी 5 से 6 सालों के अंदर ही ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का न्यूक्लियर पावर प्लांट रेडी हो जाएगा, और जिससे कि एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। अब दोस्तों ये जो भारत का BSMR 200 जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, ये दोस्तों बेस्ड होगा प्रेशराइज हेवी वाटर पर, प्रेशराइज हेवी वाटर टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड होगा। अब दुनिया में जितने भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है वो सारे के सारे दोस्तों यूज करते हैं मोस्टली लाइट वाटर, प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर यूज करते हैं। पर भारत जो डेवलप कर रहा है वो यूज करेगा प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। और दोस्तों हेल्टेक का जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है उसकी कैपेसिटी है 300 मेगावाट, जबकि भारत जो डेवलप कर रहा है उसकी कैपेसिटी होगी 200 मेगावाट, और वो हाई प्रेशर, वो अपना हाई वाटर रिएक्टर होगा। और वही दोस्तों यही होगा लाइट वाटर रिएक्टर। अब दोस्तों दुनिया में ऐसे कितने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है जो कि लाइट वाटर रिएक्टर है और ऑपरेशनल है? तो दोस्तों पूरी दुनिया में सिर्फ आज की डेट में 2025 में दो ही ऐसे ऑपरेशनल SMRs है। एक है दोस्तों रशिया में और एक है चाइना में, एक है रशिया में और एक है चाइना में। और चाइना की तो दोस्तों SMR को लेकर बहुत बड़े प्लान्स है। चाइना तो इन SMR मॉड्यूल्स को अपने देश में क्रिएट भी करना चाहता है और साथ ही इसे एक्सपोर्ट भी करना चाहता है। एक्सपोर्ट कहा तो जो अफ्रीकन देश है, डेवलपिंग देश है, इन देशों में ये स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को चाइना एक्सपोर्ट करना चाहता है। और इस मार्केट में दोस्तों चाइना अभी सबसे आगे चल रहा है, और भारत भी उसके साथ कॉम्पीट करना चाहता है खुद के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के साथ। अब दोस्तों उसके साथ भारत ने और एक टारगेट रखा है। ये टारगेट देखिए बहुत ही एम्बिशियस है, और कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये टारगेट भारत अचीव कर पाएगा। और अगर ये टारगेट भारत ने अचीव कर लिया तो हमारे लिए कितनी अच्छी बात होगी, कितनी प्राउड फील करने वाली बात होगी। भारत का टारगेट है दोस्तों 2023 तक 5 ऑपरेशनल मॉड्यूल्स भारत में बनाना। 5 ऑपरेशनल मॉड्यूल, 5 SMR दोस्तों, 5 SMRs। अब ये जो 5 SMRs है दोस्तों पूरी दुनिया में आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑपरेशनल SMR है 2025 में। पर 8 साल के अंदर भारत ऐसे 5 ऑपरेशनल SMR भारत में बनाना चाहता है। दोस्तों क्या ये टारगेट भारत अचीव कर पाएगा? और अगर ये टारगेट अचीव होता है तो क्या इससे हमारी रेपुटेशन इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी, जिससे कि भारत खुद के SMR मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट कर पाएगा? दोस्तों इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अब दोस्तों इन SMR मॉड्यूल का हमें क्या फायदा होगा? तो दोस्तों हमें इसका फायदा होगा, हमें हमारा एनर्जी मिक्स जो है उसे इंप्रूव करने में हेल्प होगी। आज भारत के एनर्जी मिक्स की बात करें तो जिसमें 40% रिन्यूएबल एनर्जी आती है, जिससे सोलर एनर्जी 57% है, विंड एनर्जी 32% है। पर दोस्तों ओवरऑल एनर्जी मिक्स की बात करें तो आज भी उसमें फॉसिल फ्यूल का जो कंपोजिशन जो है वो डोमिनेंट है। तो हमें एक ऐसा क्लीन फ्यूल चाहिए जो इन रिन्यूएबल एनर्जी के जो फ्यूल जो है इनकी प्रॉब्लम से हमें सॉल्व करे। अब दोस्तों ये सोलर, विंड, ये तो रिन्यूएबल पावर सोर्स है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सारे के सारे डिपेंडेंट है नेचर पर। दोस्तों ये हमें 24/7 पावर सप्लाई नहीं दे सकते, वो भी कंसिस्टेंटली तो बिल्कुल नहीं। जैसे सोलर पावर सिर्फ दिन में एनर्जी दे सकता है, रात में नहीं। विंड पावर कब एनर्जी प्रोड्यूस करेगी पता नहीं। तो जो बेस लोड फैक्टर है, जो 24/7 हमें कांस्टेंट पावर सप्लाई दे सकता है, जो आज हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है दोस्तों कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। उन्हें हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इन न्यूक्लियर पावर प्लांट से। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक क्लीन एनर्जी सोर्स भी है, और ये हमें 24/7 कंटिन्यूअस पावर सप्लाई दे सकते हैं, और इनका ऑपरेशन वेदर पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत ने कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट को रिप्लेस करने के लिए क्या हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट को प्रमोट करना चाहिए?
और अब आप ही सोचो भारत को ऐसे कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप करने पड़ेंगे। तो दोस्तों हमारा एनर्जी मिक्स जो है इसे हम लोग इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे फायदे इन एसएमआर के, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या भारत ने ये सारी चीजें प्रमोट करनी चाहिए या नहीं। अब दोस्तों जाने से पहले मैं आपको स्टेट पीसीएस निश्चय 10 बैच के बारे में जानकारी दे दूं। तो दोस्तों स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है निश्चय 10 बैच। दोस्तों अगर आप स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आप यूपी से हो, बिहार से हो, उड़ीसा से हो, वेस्ट बंगाल से हो, आसाम से हो, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, इनमें से किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो और अगर आप पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो दोस्तों निश्चय 10 जो कि एक फाउंडेशन बैच है, ये बहुत ही यूजफुल बैच होगी आपके लिए। दोस्तों यहाँ पर हम आपके एकदम बेसिक फाउंडेशन से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की प्रिपरेशन कराते हैं। डेली आपके क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे से, और ये बैच शुरू होगी दोस्तों 7 अप्रैल से, यानी 7 अप्रैल से पहले आपको इस बैच में इनरोल होना है, क्योंकि 7 अप्रैल से ही दोस्तों रोज शाम को 3 आवर की आपकी क्लास होगी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। और ये क्लास जो है ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल होगी। आप ये रिकॉर्डेड वीडियो 2 सालों तक देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको हर क्लास के बाद डिटेल में स्टडी करने के लिए क्रक्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और दोस्तों प्रीलिम्स के साथ साथ आपकी मेंस की भी तैयारी कराएंगे, जिसके लिए आपको हर लेक्चर के बाद एक रिटन क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर रिटन आप लिखोगे, और हमारे मेंटर्स आपको उसे चेक करके भी देंगे कि जब आप प्रीलिम पास हो गए तो आप मेंस डायरेक्टली पास हो जाओगे। और दोस्तों इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है 1-on-1 मेंटरशिप। दोस्तों ये मेंटोर आपके सारथी की तरह काम करते हैं, आपको हमेशा मोटिवेट रखते हैं और आपको सही डायरेक्शन में पॉइंट करते रहते हैं। ये आपके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों इतने सारी फीचर वाली ये जो हमारी फाउंडेशन बैच है निश्चय 10, इसको आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए 7 अप्रैल से पहले, क्योंकि 7 अप्रैल से ये बैच शुरू हो जाएगी। दोस्तों इनरोल होते वक्त अगर आप मेरा कोड यूज करोगे PSK लाइव, अगर ये कोड यूज करोगे तो ये बैच आपको हेवी डिस्काउंटेड प्राइस, यानी दोस्तों सिर्फ 11,999 में अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारी इस बैच को इनरोल हो जाइए, और इनरोल होते वक्त दोस्तों कोड जो है PSK लाइव इसे यूज करना मत भूलिए, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मैं ऐसे ही साइंस से रिलेटेड एक वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूं, जो आपको एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और इन्फॉर्मेटिव तो डेफिनेटली है। साथ ही में इस टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियोस की आपको PDF फाइल भी मिलेगी। मैं डेली करंट अफेयर भी इस पर आपके साथ शेयर करता हूँ, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से। और दोस्तों आपके रिटर्न आंसर भी मैं इसी चैनल पर आपको चेक करके भी देता हूँ। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस QR कोड को स्कैन कीजिए, मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाइए, और हमारी निश्चय 2 बैच में इनरोल हो जाओ दोस्तों, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस एंड टेक और जनरल साइंस। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए साइंस के टॉपिक के साथ, जो इन्फॉर्मेटिव भी होगा और एग्जाम ओरिएंटेड भी होगा। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।